करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात। हम लोग इकोनॉमिक्स की कक्षा में किसमें है, और इकोनॉमिक्स में हुए हम लोग देख रहे थे। सबसे पहले मैंने देखा वो था इकोनॉमिक्स क्या है, और इकोनॉमिक्स के टाइप्स को देखा, जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी की बेसिक अवधारणा को आपके समक्ष हमने प्रस्तुत की। फिर मेरे द्वारा इकोनॉमिक्स का सेक्टर पढ़ाया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर को पढ़ाया। फिर मेरे द्वारा इकोनॉमिक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रकाश डाला कि दोनों क्या होता है। फिर मेरे द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच के अंतर को बताया गया, और साथ में कुछ छोटी छोटी अवधारणा को, जैसे मानव विकास की जो अवधारणा है, सतत विकास की जो अवधारणा है, मानव पूंजी की जो अवधारणा है जिसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास को कहते हैं, और सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहते हैं। अभी मैं बता भी रहा था कि नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो देश का पहला, जिसने वो तो नेट जीरो है ही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की है, एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट में, जिसका भविष्य में बेहतर फ्यूचर हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास, टिकाऊ विकास की अवधारणा 1987 में बर्टलैंड ने दिया था। बर्टलैंड आयोग ने सबसे पहले इस अवधारणा को दिया था, जिसमें हम फिजिकल डेवलपमेंट भी करें, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी रहे। और इसी कड़ी में आपने देखा भी, कल भी शाम में मैं आर्द्र भूमि जो विकास के लिए बिहार सरकार ने 3 क्षेत्र को विकसित करने का अनुशंसा करवाया, और उसमें एक सबसे पहला तो कामड़ झील है, दूसरा नक्की है, तीसरा नागी है। ये दोनों नक्की और नागी जमुई का पक्षी अभ्यारण्य है। इस तीनों को हमने रामसर स्थल में सम्मिलित करवाया है। इसका मतलब साफ है कि अब हम इंटरनेशनल नेटवर्क से उसको जोड़ दिए हैं, और उसके विकास में जो इंटरनेशनल फंडिंग होगा वो उत्प्रेरक का काम करेगा। अभी तक 82 रामसर स्थल में जोड़े जा चुके हैं आज तक के आंकड़ों के अनुसार। कल इस पे बढ़ते रहते, घटते तो नहीं है, बढ़ते ही रहते हैं। मूल में आ जाइए। हमारी आज की कक्षा इसी कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण है बेसिक्स में, वो है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। तो हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय आय की अवधारणा से अपनी परिचर्चा का आरंभ करेंगे। यह अवधारणा क्या होती है, किसके समय शुरू किया गया, इस अवधारणा के मुख्य पक्ष क्या हैं, इन सब बिंदुओं की हमारी आज की मतलब पिलर के दृष्टि से देखिए, इकोनॉमिक्स के पिलर के दृष्टि से देखिए तो आज ये अंतिम कक्षा है, और इसके बाद पिलर का जो सत्र है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब आगे आपको बताई जाएगी इकोनॉमिक ग्रोथ, जीएनपी, जीडीपी, तो आपको कठिनाई नहीं होगी। हालांकि ऐसे बिंदु पे प्रकाश कम डाला जाता है। इकोनॉमिक्स की परीक्षा में आपसे अपेक्षा हमेशा बजट और सर्वे, जो लेटेस्ट अवधारणा है, उस पर ज्यादा की जाती है। जैसे आपने देखा होगा 2022 में कि एक क्वेश्चन पूछा था कि केंद्रीय बजट का पहला पेपरलेस बजट कौन सा था, कब लागू किया गया। तो पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में लागू किया गया। तो उस तरह से उसने 22 में पूछा। तो इस तरह की जो अवधारणा होती है, जो नए रूप में विकसित होती है, या बजट में जो प्रावधान किए जाते हैं, कोई प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वो आपके लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित, पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित कौन है, दे देगा सड़क, दे देगा राष्ट्रीय सुरक्षा, दे देगा खाद्य वस्तु, ठीक है कि नहीं। तो पूर्णतः कौन होगा इसमें, पूर्णतः इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा है,
सड़क आती है, सरकार ही सड़क बनाती है, ठीक है कि नहीं? कभी देखे हो कि रिलायंस सड़क बनाया है? नहीं। जब भी सड़क बनाएगा तो सरकार बनाती है। खाद्य वस्तु ऐसा है कि किसान उपजाता है। किसान क्या है? निजी संगठन है। सरकार उत्पादन नहीं करती है, खेती का उत्पादन सरकार खाद्य वस्तु का नहीं करती है। कभी देखे हो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार समस्त कृषि का उत्पादन का कहेगा कि इस वर्ष हम चावल का उत्पादन कराएंगे पूरे देश में? सरकार के कुछ फॉर्म होते हैं, राजकीय फॉर्म जिसको कहते हैं, और राजकीय फॉर्म वो डिमोस्ट्रेट करता है, किसानों को उस तकनीक से परिचय करवाता है कि इस तकनीक से आप यदि खेती करेंगे तो अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। और ये राजकीय फॉर्म की जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने दीवानी को ही की नींव रखी थी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की नींव रखी थी। तो इस तरह से इन बिंदुओं को आपको जानना है और समझना है। तो हमारी आज की कक्षा राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम से संबंधित है। नेशनल इनकम से संबंधित है, ठीक है? तो आगाज करेंगे हम इसी जगह से। तो लिखेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, राष्ट्रीय, आ जाइए आ जाइए। क्या अमित जी, हम जिस दिन आपकी क्लास लेते हैं आप गायब रहते हैं साहब, इतना अच्छा आप बोलते हैं। हाँ, अरे आइए ना, सीट ही खाली खाली ही है, इधर बैठिएगा यहाँ पर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, बैठो ना, क्या दिक्कत है तुमको? मैंने इधरे बैठेगा, तो बैठ जाओ। देख लेना कैमरा पीछे है, ठीक है? आराम कर लीजिए, ठीक है? न्यूज 18 पे सबसे अच्छा यही बोला था, ठीक है? इसके बाद स्वाति बोली थी, लड़की में स्वाति और लड़का में अमित झा। हम देखे थे। अभी सोच रहा होगा कि सर कहाँ से देख लिए? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप ही लोग में से किसी ने वीडियो भी भेजा था, ठीक है कि नहीं? कि आप देखे थे अपना? वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो इसके बाद खुशी में 3 दिन गायब हो गए। वाह, बहुत अच्छा, ठीक है, खुशी में। अब क्या है, अब तो 4.25 लाख निकल गया, अब तो सोए भी रहेंगे तो तुक्का मारेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? पढ़िए पढ़िए। राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा के विषय में सबसे पहले मैं बता दूं कि एक राष्ट्रीय नेता थे आजादी के समय में जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहते थे, भारत के वयोवृद्ध नेता कहते थे। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी और उस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया उसके उनके किताब का नाम था। एक और किताब उन्होंने लिखी थी, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। ये 2 किताब बहुत महत्वपूर्ण है। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे और पारसी धर्म सुधार आंदोलन रहनुमाई मालदा सभा संगठन से जुड़े हुए थे। उनकी एक पत्रिका बड़ी बड़ी चर्चित रही जिसका नाम था रफ्त गफ्तार। दादा भाई नेरोजी को हम लोग उनके द्वारा जब बनारस का अधिवेशन कांग्रेस का अध्यक्ष था तो स्वराज्य का प्रश्न को, स्वराज्य शब्द का सबसे पहले वही उसी मंच पर उपयोग किया गया था। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखना है परीक्षा के दृष्टि से आधुनिक भारत में। फिलहाल इकोनॉमिक्स के बिंदु से क्या याद रखना है? इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा सबसे पहले भारत के वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था और यहीं से हमारी शुरुआत होगी। तो लिखेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले भारत के वयोवृद्ध नेता
भारत के वयोवृद्ध नेता, भारत के वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन, अंग्रेजी में ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन, हिंदी में वयोवृद्ध नेता, नेता दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने दिया, दादा भाई नौरोजी ने दिया, क्या दिया? राष्ट्रीय आय की अवधारणा को दिया। क्या होता है राष्ट्रीय आय की अवधारणा? कि किसी देश में एक वर्ष में जो आय है उसकी कुल मात्रा क्या होगी? राष्ट्रीय आय होगी। और यह आय कहां से आएंगे? ये आय तीनों क्षेत्र से आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से भी आता है, सेकेंडरी सेक्टर से भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, कहाँ गया विनिर्माण? वेरी गुड। और तीसरा सर्विस सेक्टर से भी आता है। तो ये जो कुल आय है वही क्या है? एक देश के द्वारा जो कुल आय अर्जित करेगा तो राष्ट्रीय आय, परिवार के द्वारा जो अर्जित होगा पारिवारिक आय, व्यक्ति के द्वारा जो अर्जित होगा उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। ठीक है कि नहीं? और भारत का प्रति व्यक्ति आय आज की तारीख में भी कम है, अब तो 1 लाख से ऊपर है। और याद करवा दे कि जब दादा भाई नौरोजी ने आकलन किया था, वैज्ञानिक तरीके से नहीं, एक सामान्य तरीके से जब आकलन किया था तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय था। यह दौर था 1870 में। 150 साल पहले प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया मात्र होता था। समझ जाइए, आज तो 20 रुपया में एक समोसा भी नहीं मिलता है अच्छे दुकान में। किसी अच्छे दुकान में जाइएगा तो 25 रुपया में समोसा दिया जाता है कम से कम। ठीक है कि नहीं? सरे हुए दुकान में भी 10-15 रुपया में आप समोसा मिलता है, जो जो डालडा का बनाया हुआ होता है। घी का बनाया हुआ समोसा तो 25 रुपया। मतलब खुद भी समझ सकते हो कि देश आज कहां से कहां बढ़ गया है। हम बताते भी हैं कि हमारे फादर भी गस्टेड ऑफिसर रहे और एजुकेशन एसडीओ थे। 1960 के दशक में उनको तनख्वाह मिलती थी 70 रुपया, और आज गस्टेड ऑफिसर को तनख्वाह मिलती है 70,000। कितना अंतर आ गया? ठीक है, 50 सालों में आपकी तनख्वाह कई गुना बढ़ गई। पहले 5 पैसे में चाय मिल जाता था, 2 पैसा में घी मिल जाता था, 3 पैसा में, पहले 3 पैसा होता था, 2 पैसा, 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा। अब तो 10 रुपया से नहीं, 2 रुपया भी आता है सिक्का में। मतलब 10 रुपया का सिक्का, 20 रुपया का सिक्का वगैरह अब आप देखते हैं। रुपया तो देखते भी नहीं होंगे जल्दी। अब ऐसे भी जब से ये क्या है यूपीआई, तब से लोगों के जेब में पैसा कम आ गया है और यूपीआई से ही सारे। अब तो रिक्शा वाला भी कहता है कि पेमेंट मोबाइल से कर दिया ना, जाओ ना, कोनो बात नहीं है, खुला नहीं है तो कोनो बात नहीं। और इसकी सफलता से अभिभूत होकर फ्रांस ने इस महीने से अपने देश में भी यूपीआई लागू करने का निर्णय लिया, जो आपका करेंट जीके बन गया। कि हाल ही में भारत के यूपीआई से की सफलता को देखकर किस देश ने इसको अडॉप्ट किया है? तो फ्रांस ने। याद रखिएगा, फिलहाल तो अभी हम लोग है प्रति व्यक्ति आय में। तो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया। किसने आकलन किया? दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है कि एक देश के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कुल अर्जित आय को हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो पहले तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा को लिख लो, लिखेंगे। राष्ट्रीय आय, देखो कुछ आदमी का, लड़कियों का आंख बंद था लेकिन टोकने के पहले खुल गया, इसलिए उठाए नहीं है। कल जिसको आंख बंद था वो आज आई है, आज गायब है। देखिए क्या पढ़ेगी सब। पहला तो पढ़ाई में क्या होना चाहिए? नियमितता, कंटिन्यूटी। तुम ऐसे ऐसे क्या करा? तुम तो अपने संविधान की कक्षा छोड़ के पहुंचा है। ऐसे पढ़ोगे तो काम चलेगा? ठीक है कि नहीं? चलो आगे लिखेंगे। क्या लिखे? राष्ट्रीय आय एक देश के द्वारा एक वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर,
एक देश के द्वारा, मैंने देश के द्वारा एक वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में अर्जित आय, अर्जित मतलब अर्नड इनकम, अर्जित आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। और यह आय, और यह आय, और यह आय तीनों क्षेत्र में, तीनों क्षेत्र से प्राप्त की जाती है। यह आय तीनों क्षेत्र से प्राप्त की जाती है, तीनों क्षेत्र से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तीनों क्षेत्र से प्राप्त की जाती है। एक लंबे काल तक यही अवधारणा चली। आपकी जानकारी में दे दें कि 1929 में विश्व आर्थिक मंदी हुई, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, जिसकी शुरुआत न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट से हुई। विश्व के सभी देश प्रभावित हुए हैं, लेकिन सोवियत संघ प्रभावित नहीं हुआ, जो अब रूस के रूप में जाना जाता है। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, याद रखिएगा। गोर्बाचोव उस समय तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष थे वहां के। उनकी ग्लासनोस्त और पेस्टोरिका नीति के कारण सोवियत संघ 15 देशों में विभक्त हो गया। कालांतर में 12 देशों ने मिलकर एक CIS बनाया, जिसका मुख्यालय मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी में बनाया। CIS मतलब कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। याद रखिएगा कि रूस को छोड़कर, क्योंकि रूस में योजना चल रही थी, रूस विश्व का, सोवियत संघ विश्व का पहला देश है जिसने आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग के माध्यम से विकास का रास्ता तय किया, और उसी के कदम पर हम भी चलना सीखे। इसलिए हमने आजादी से पहले ही राष्ट्रीय आयोजन समिति बनाई, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और सुभाष चंद्र बोस के मार्गदर्शन में। कालांतर में हालांकि उसी समय एक किताब लिखी गई थी, हमारे प्रसिद्ध इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया, उन्होंने एक किताब लिखा था इकोनॉमिक प्लान फॉर इंडिया, कि भारत के लिए योजना, कैसी योजना होगी, कैसे भारत का विकास होगा, वो सारा प्रारूप उसमें तय किया गया, लिखा गया। कालांतर में एक बॉम्बे योजना भी आई और कई योजनाएं आई। देश को आजादी मिली मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से। यह संवैधानिक उपबंध नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं है। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। सफलतापूर्वक 12 योजनाएं चलाई गई। नई सरकार 2014 में बनी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार बनी, जो अब तीसरे कार्यकाल को लगातार देख रहा है। पहले पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी हैं, जो तीसरी लगातार प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, और राष्ट्रपति ने उन्हें हाल ही में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, और राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखें। उनका जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में होता है, और वर्तमान प्रधानमंत्री का लोकसभा का क्षेत्र बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मां गंगा ने उन्हें बनारस में बुलाया है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है, अब तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है, और दोनों आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। पहले योजना आयोग के साथ साथ राज्यों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को, और उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, और सदस्य में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे, जिसकी पूर्ण व्याख्या लिखित रूप में हम योजना की कक्षा में अगले सत्र में करेंगे। फिलहाल तो हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा को पढ़ रहे हैं, और राष्ट्रीय आय की अवधारणा की कड़ी में मैंने 1929 बताया, इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद एक इकोनॉमिस्ट उभरे जिनका नाम था केन्स। प्रोफेसर केन्स ने राष्ट्रीय आय की अवधारणा को उपभोग से जोड़ा, इन्वेस्टमेंट से जोड़ा, मतलब आप जो वस्तु का उपभोग करते हैं उससे जोड़ा, और कितना निवेश करते हैं, इससे राष्ट्रीय आय की अवधारणा को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि आप उपभोग और इन्वेस्टमेंट को जाने, मेरा उद्देश्य यह था कि आप प्रोफेसर केन्स को जाने, जिसने अमेरिका को इकोनॉमिक डिप्रेशन से आगे बढ़ाया। हालांकि उसमें एक राष्ट्रपति की बड़ी भूमिका थी, और उनकी एक पॉलिसी थी, उस राष्ट्रपति का नाम था रूजवेल्ट।
और उनकी पॉलिसी का नाम था न्यू डील। पूछा भी जाता है विविधा में कि न्यू डील की अवधारणा किस देश के राष्ट्रपति ने दिया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया था और उनका नाम था रूजवेल्ट। उनका क्या नाम था? उनका नाम था रूजवेल्ट। कहां के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अब्राहम लिंकन तो डेमोक्रेसी की परिभाषा दिए थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखे थे और नेतृत्व किया था। जैसे हम लोग क्या महात्मा गांधी ने किया, उसी तरह से अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन को जानते हैं। और जॉर्ज वाशिंगटन के अलावा अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन साहब हैं वर्तमान में। अब कल होके इलेक्शन होगा, कौन बनेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल यह आपको जानना है कि बिडेन, रूजवेल्ट, लिंकन, वाशिंगटन, ये 4-5 ऐसे राष्ट्रपति थे। और भारत आने वाले पहले राष्ट्रपति थे, उनका नाम था जॉनसन, आइजनहावर। ठीक है, जॉनसन ने अमेरिका को अमेरिका बनाया था। अमेरिका को अमेरिका बनाने का मतलब है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। कल किसी ने मुझसे पूछा कि अमेरिका नहीं गेलो मैंने कहा कि अमेरिका में भी क्या देखेंगे सो बताइए? एयरपोर्ट ही देखेंगे। वो मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में लगातार देखता हूँ, चौड़ी चौड़ी सड़कें ही देखूंगा, वो मैं लगातार देखता हूँ। प्राकृतिक दृश्य देखूंगा, वो कश्मीर से लेके हिमाचल उत्तराखंड तक मैं लगातार देखता हूँ। ठीक है, तो मैं अमेरिका में क्या देखूंगा? बड़ी बड़ी इमारतें देखूंगा, गुड़गांव में मैं देखता ही हूँ। तो अमेरिका जाके 2-4 लाख रुपया फंसा के क्या करूंगा? गोरे गोरे लोगों को देखूंगा, वो अपने लक्ष्य में हम गोरे गोरे तो सब काले काले गोरे गोरे लोगों को देख ही लेता हूं। तो आशा है समझ में आ गई होगी, ठीक है कि नहीं। वहां भी काले काले लोग हैं जिसको निग्रो कहते हैं, ठीक है कि नहीं। अमेरिका में जितना भेदभाव 1990 तक था, उतना भेदभाव तो इंडिया में भी नहीं था साहब। अमेरिका में काले बच्चों के लिए स्कूल में अलग बस चलती थी, गोरे बच्चों के लिए अलग बस चलती थी। हम लोग के यहाँ तो जब से अस्पृश्यता और मूल अधिकार को हमने लागू किया, अस्पृश्यता का अंत किया 17 के तहत, ऐसा कहीं भी नहीं रहा कि गोरे लोगों के लिए अलग कक्षा, काले लोगों के लिए अलग कक्षा, अलग बस है। हाँ, हम लोग के यहाँ ये रहता है कि लड़कियों के लिए, ठीक से बैठो, अभी तक तुम बैठना नहीं सीखी, सेम सेम सेम, ठीक है कि नहीं। तो लड़कियों के लिए अलग कक्षा होती है और लड़कों के लिए, तो ये कोई मैं तो तय करता नहीं हूं। तुमको मन है वहां जाके बैठने का बैठ जाओ, तुमको मन है वहां जाके बैठने, नहीं बैठता। हम तो आग्रह देते करते रहते हैं कि बैठोगे तो बैठ जाओ। देखो वहां से कुर्सी लेके यहाँ बैठा, लेकिन वहां नहीं बैठा। तो तुम लोग को यदि मन में यह है कि सर जो ये लैंगिक भेदभाव कर रहे हैं, हम लोग को अलग बैठा रहे हैं, यदि इच्छा है तो वहां जाकर तुम बैठ जाओ, हमको कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है कि नहीं। और तुमको भी यदि इच्छा है तो पंडित तुम तो कतई नहीं जाएगा, हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि तुम त्रिकुंडधारी, टिकीधारी, ठीक है। और तुम्हारी समतुल्य में एक और है, कहाँ गया वो? मिस्टर दीपक। अब मिस्टर दीपक हो गया है, पहले एमपी था, अब मिस्टर दीपक हो गया। खैर मूल में आ जाइए। मूल यह है कि जैसा कल तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहा था? तो दे रहा था, अच्छा कल। अच्छा तो एक ही बार में कई लोग दे देते हैं तो देखते नहीं है, चलो ठीक है। हाँ जी, अच्छा कल संभल संभल के दे रहा था, तुम लोग भी पूरा नजर रखते हो इस पर, चलो ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा था, बड़ी अच्छी बात बताया। 2-3 बातें आप याद रखिए, नोट में लिख दो। विश्व आर्थिक मंदी, नोट में, विश्व आर्थिक मंदी 1929 में, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, विश्व आर्थिक मंदी 1929, न्यूयॉर्क, वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, पहली बार न्यूयॉर्क सुने हैं, न्यूयॉर्क, इकोनॉमिक डिप्रेशन कहां से शुरू हुआ? न्यूयॉर्क यूएसए, न्यूयॉर्क, वॉल स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट जैसे हम लोग क्या दलाल स्ट्रीट है, शेयर मार्केट, उसी तरह से वहां वॉल स्ट्रीट है, वहीं से शुरू हुआ था। अमेरिका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था और उससे निकलने के लिए केन्स थ्योरी का इस्तेमाल किया गया। उस इकोनॉमिस्ट का क्या नाम था? केन्स। और दूसरा
जिस राष्ट्रपति ने पॉलिसी लाया न्यू डील, उसका नाम था रूजवेल्ट। ये दोनों आपको ध्यान में करके रखना है, तो लिख देंगे। इससे उबरने के लिए पॉइंट उसी में इससे निकलने के लिए, उबरने के लिए केन्स, प्रोफेसर केन्स का उपयोग किया गया। प्रोफेसर केन्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। प्रोफेसर केन्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। प्रोफेसर केन्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। केन्स के सिद्धांत, इतना बड़ा अंग्रेज मत बनो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, ठीक है कि नहीं? कि सिद्धांत नहीं समझोगे, केन्स नहीं समझोगे तो बेकार अंग्रेजी। हमारे घर में भी तो सब अंग्रेजी मीडियम है, हम तो स्वयं अंग्रेजी मीडियम में है। सिद्धांत नहीं समझोगे, यूएसए नहीं समझोगे, न्यूयॉर्क लिखाएंगे तो न्यूयॉर्क भी अंग्रेजी में ही लिखा दें। ये भी है कि नहीं अंग्रेजी मीडियम? देखो कितना बढ़िया लिखती है, ठीक है कि नहीं? कितना बढ़िया लिखती है, देखो हिंदी अंग्रेजी सब लिखती है, ठीक है। प्रिंसिपल नहीं समझोगे, सिद्धांत नहीं समझोगे तो कैसे क्या पढ़ोगे तब? तो बता दो, लैंग्वेज तो सब चीज जानना है। चलिए चलिए मूल में आइए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि वॉल स्ट्रीट से निकला और कौन से थ्योरी को अपनाया हमने? प्रोफेसर केन्स के थ्योरी को अपनाया, ठीक है कि नहीं? प्रोफेसर केन्स के सिद्धांत को अपनाया, प्रिंसिपल को अपनाया, थ्योरी को अपनाया। अब आइए, इसी क्रम में यह ध्यान रखना है कि जिस राष्ट्रपति ने पॉलिसी दिया, नीति दिया, कार्यक्रम दिया, योजना दिया, उसका नाम था रूजवेल्ट। उस पॉलिसी का क्या नाम था? न्यू डील। न्यू डील नाम ही न्यू डील है, जिसमें सड़क बनाने से लेकर और निर्माण के सभी काम किए गए, उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश किया गया। इसीलिए केन्स का जो अभी मैंने बताया कि राष्ट्रीय आय की एक अवधारणा दिया कि कितना नागरिक के द्वारा खर्च किया जाता, उपभोक्ता और निवेश, उसका कुल व्यय को राष्ट्रीय आय कहा। केन्स ने क्या कहा कि क्या उपभोग करते हैं, उपभोग मतलब कितनी राशि आप खर्च करते हैं। एक व्यक्ति भी खर्च करता है ना, कपड़ा पे, मोबाइल पर, डिफरेंट रूपों में खर्च करता है। और दूसरा, कितना इन्वेस्टमेंट होता है सरकार के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर। इस दोनों का कुल व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, ये क्या कहलाता है? ये किसने दिया? ये केन्स ने दिया। मैंने पहले ही कहा कि मुझे राष्ट्रीय आय की नवीन अवधारणा नहीं बताना, मुझे केन्स के विषय में आपको जानकारी दे देनी है। कि केन्स ये भी पूछ सकता है कि विश्व आर्थिक मंदी से निकालने में किस अर्थशास्त्री ने एक नए थ्योरी को दिया था? तो याद रहेगा, पीगू, मार्शल, एडम स्मिथ, माल्थस, दे देगा केन्स, ठीक है कि नहीं? तो कौन था? केन्स था। कौन था? और याद रखिएगा कि माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। माल्थस ने, और आपकी परीक्षा में, एसएससी स्तर की परीक्षा में यह कई बार पूछा भी हुआ है कि जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो माल्थस ने। कॉपी के ऊपर में जगह है? नहीं है तो छोड़ दो, अच्छा है तो लिख दो। माल्थस ने, पहले वो लिख दो कॉपी के ऊपर में कि माल्थस ने माल्थस ने जनसंख्या का, माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया। माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया। किसने दिया? किसने दिया? माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया, ठीक है। और वो लिख दिया, ये भी लिख दो। किन्स ने यह बताया कि
कि उपभोग, उपभोग मतलब जिसको आप कंज्यूम करते हैं, उपभोग एवं विनियोग, इन्वेस्टमेंट, विनियोग के क्षेत्र में किए गए किए गए किए गए किए गए किए गए कुल व्यय को कुल व्यय को कुल व्यय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, ओके। लेकिन हम लोग अभी कहां पे हैं? हम लोग अभी दादा भाई नौरोजी में ही थे। और दादा भाई नौरोजी में मैंने बताया था कि दादा भाई नौरोजी देश के पहले आर्थिक चिंतक थे जिन्होंने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय का मानक तय किया। और ये तथ्य है, फैक्ट है, तो इसको याद रखना चाहिए कि देश के पहले आर्थिक चिंतक कौन थे। और उनकी एक किताब मैंने लिखाई थी, मैंने सुनाई थी। उस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और एक और बताया था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। वेरी गुड, इंग्लैंड डेप्ट टू। ये दो तथ्य को नोट में लिख लो तो अच्छा रहेगा, तो लिख देंगे नोट। नोट, नौरोजी देश के पहले आर्थिक चिंतक थे, इकोनॉमिक थिंकर। नौरोजी देश के पहले आर्थिक चिंतक थे। क्या थे? इकोनॉमिक थिंकर थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो कहते हैं, कल बताए थे पर कैपिटा इनकम किसको कहते हैं, क्या बताए थे? वेरी गुड, राष्ट्रीय आय बट्टे कुल जनसंख्या। ठीक है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। तो मैंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया तय किया 150 साल पहले। 150 साल पहले 1870, आज कितना हो गया? 2024, मतलब 154 साल पहले। बातों को पकड़ा नहीं जाता है, बातों को समझा जाता है। ये कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि पूछेगा कितने साल पहले। लंबा लंबा मतलब मोटे मोटे तौर पे बताई जाती है कि देखो 150 साल पहले। अब इसी क्रम में यह याद रखिए, वही मैंने बताया कि अभी बता भी रहा था कि 1970 में गजेटेड ऑफिसर को 70 रुपया मिलता था मात्र, और आज 2024 में 70,000 रुपया मिलता है। तुम लोग जो सेवा दोगे, नॉन गजेटेड की सेवा है, उसमें 50,000 मिलेगा। गजेटेड की सेवा पे स्केल 9 होता है, फिर पे स्केल 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, 15 होता है। चीफ सेक्रेटरी 15 तक है। ठीक है, जो राज्य का सर्वोच्च नागरिक सेवा है। केंद्र की सर्वोच्च नागरिक सेवा कौन सी है? कैबिनेट सचिव। कैबिनेट जो राजीव गौबा साहब है, ठीक है कि नहीं? जब भी कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव बदले तो जरूर याद रखो, पूछा भी जाता है केंद्रीय प्रशासनिक सेवा का शीर्षस्थ अधिकारी का नाम क्या है? तो नाम है कैबिनेट सचिव केंद्र सरकार में। और राज्य सरकार में क्या है? मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। हालांकि उसके समतुल्य 7 अधिकारी होते हैं, जिसमें डेवलपमेंट कमिश्नर भी आते हैं और भी कई अधिकारी आते हैं राज्य में। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो दौर था 20 रुपए का, क्योंकि साधारणता क्या होती थी कि हमारे यहाँ का जो वेल्थ था वो ब्रिटेन चला जाता था, और इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने एक थ्योरी दिया था, और उस थ्योरी का नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन माने क्या होता है? निकासी। ड्रेन माने निकलना। किसका निकलना? वेल्थ, मतलब धन का निकलना। ठीक है कि नहीं? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया, और भारत की गरीबी को किससे जोड़ा? इसी से जोड़ा कि इंडिया में जो पॉवर्टी है
दरिद्रता है, वो उसका संबंध किससे है? इस ड्रेन ऑफ वेल्थ से है। इसलिए आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है, इतिहास में विशेषकर, कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। तो एक साथ तुमने थोड़ा इतिहास भी पढ़ लिया, थोड़ा इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया। और अभी मैंने बताया ही कि देश के पहले आर्थिक चिंतक कौन थे, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपया निर्धारित किया और ड्रेन ऑफ वेल्थ के माध्यम से भारत की गरीबी को जोड़ा। और दूसरा, उनकी एक किताब, बड़ी चर्चित किताब है, जिसको आपके लिए याद रखना मजबूरी है, और उस किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन्य ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो वो भी लिख दो। नौरोजी ने न केवल ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया, न केवल ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया, तुम देख करके भी गलत लिख रहा है, ड्रीम ऑफ वेल्थ लिखता है। ड्रेन, DRAIN। कौन अंग्रेजी तुम लोग पढ़ा है, ठीक है कि नहीं? हमारी माता जी संस्कृत की भी उतनी ही बड़ी विद्वान थी, अंग्रेजी की भी उतनी ही बड़ी विद्वान थी, हिंदी की भी उतनी ही बड़ी विद्वान थी। अब मैथिली तो खैर मातृभाषा ही था। उन्होंने ही कहा था कि एक भाषा यदि कोई जानेगा ठीक से तो सब भाषा जानेगा। और बाद में जब हम लोग बड़े हुए तो इस बात को महसूस किए, एक भाषा यदि किसी की अच्छी होगी ना तो दूसरी भाषा भी अच्छी होगी। अपने घर में भी सारे बच्चे तो और इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़ते हैं, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी दोनों के ऊपर समान बल होता है। ऐसा नहीं है, स्थानीय शहर में भी इंग्लिश हिंदी समान, लेकिन आप उस समय उसकी महत्ता को नहीं समझते हैं, ठीक है कि नहीं? बड़ी से बड़ी परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा, उसमें भी हिंदी में पास करना होता है, ठीक है कि नहीं? कि यदि आपकी हिंदी कमजोर रहेगी तो आप यूपीएससी भी पास नहीं कर सकते। तो इतनी तो हिंदी समझनी ही चाहिए, इतनी अंग्रेजी तो शुद्ध शुद्ध। आपका तो खैर, आप तो महान हैं, आप तो लिख लेते हैं, यही अपने आप, या सुन लेते हैं, यही अपने आप में बहुत है। कहता है सर देखिए ना, लिखे हैं, पूरा कॉपी इसका जो है कटा फटा छटा रहता है। जैसे आपका ज्वार, जहाँ पे ज्वार उठता है, अब बंदरगाह जो होता है कटा छटा, उसी तरह से इसकी समस्त कॉपी रहती है, ठीक है कि नहीं? तुम हमसे नोट ले लेना, हमको आज व्हाट्सएप कर देना, तो हम तुमको नोट्स भेज देंगे, हिंदी वाला जितना है ना, और उसको निकाल के तुम केवल कक्षा में आओ, सुनने आओ, लेकिन रटो उसी कॉपी से, तुम्हारे लिए वही रास्ता है, ठीक है? अपना जो लिखना है लिखो, चिड़चिड़ी जो पढ़ना है पारो, हम नहीं कहेंगे, लेकिन रटना उसी कॉपी से, समझे? बात समझे कि नहीं समझे? तो सर उसमें तो पैसा लगेगा निकालने में, हाँ वो तो लगेगा, ठीक है कि नहीं? आगे लिखो। कहाँ थे हम लोग? ड्रेन ऑफ वेल्थ का, न केवल ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया, बल्कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया लिखा। पॉवर्टी, बल्कि, इसको तो बल्कि लिखने भी नहीं आता है, तुम तो कमाल का छात्र है। बल्कि लिखता है, बल्कि मेरा दो चार लड़का का हम देख लेंगे तो हम भी भूल जाएंगे कि शुद्ध क्या होता है, नहीं समझे? होता है ऐसा कि तुम 10 कॉपी देख लो, 10 दिन तक देख लो, तो तुमको अपना भी कंफ्यूजन होगा कि हम जो लिखे हैं वो सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसलिए बाबू तुम उधरे बैठो, ठीक है? बल्कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, लिखो ना, पॉवर्टी एंड, अच्छा ये भी बल्कि क्या, इस पर गलती लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। एक और किताब लिख लेना, उसमें वो भी पूछता है, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, प्लस में लिख देना, प्लस। 2 किताब, कौन सी 2 किताब थी? कौन सी 2 किताब थी?
वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? अब पॉपुलेशन थ्योरी किसने दिया? माल्थस। पॉपुलेशन थ्योरी किसने दिया? नव परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? शुम्पीटर। वेरी गुड। ये न्यू इनोवेशन का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ न्यू इनोवेशन, ठीक है, हम लोग जो आज न्यू इनोवेशन में क्या है, ये सब क्या है? नया इनोवेशन है, ठीक है, हर क्षेत्र में नया इनोवेशन है। तो उसका सिद्धांत सबसे पहले उसका सिद्धांत है, और वो सिद्धांत एक अर्थशास्त्री ने दिया था जिसका नाम था शुम्पीटर। जिसका क्या नाम था? शुम्पीटर। उसको याद रखिएगा। और ये तथ्य सिर्फ एनसीईआरटी में ही लिखा है, कॉपी के आसपास कहीं पे लिख देंगे कि नव परिवर्तन का सिद्धांत, नव प्रवर्तन का सिद्धांत, न्यू इनोवेशन थ्योरी, न्यू इनोवेशन थ्योरी या नव प्रवर्तन का सिद्धांत शुम्पीटर ने। अब ऐसा नहीं कहना कि शुम्पीटर का सर अंग्रेजी क्या होगा, हम बेहोश हो जाएंगे। शुम्पीटर ने दिया नव परिवर्तन का सिद्धांत, शुम्पीटर ने दिया। शुम्पीटर लिखो ना, सुम लिखो, आप पीटर लिखो। देखो अब देख रहा है दूसरा का कॉपी, 4 बार देख लिया है। शुम्पीटर ने नव परिवर्तन का सिद्धांत दिया, न्यू इनोवेशन थ्योरी दिया। चलिए अभी हम लोग हैं, अभी राष्ट्रीय आय के अवधारणा में ही है। फिर लिखो, पैराग्राफ चेंज करो, लिखेंगे। ध्यान रहे इस कड़ी में आरसी दत्ता ने, इस कड़ी में आरसी दत्ता ने, आरसी दत्ता ने पहली बार, आरसी दत्ता ने, नाम है आरसी दत्ता, हिंदी अंग्रेजी सब में एक ही में होगा। आरसी दत्ता ने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की, राष्ट्रीय आय की अवधारणा को दिया, अवधारणा को दिया, राष्ट्रीय आय की अवधारणा को दिया। कालांतर में, कालांतर में VK B राव, VK V राव, VK भी, भी लिखो, भी यू भी, VK भी, VK भी राव ने राष्ट्रीय आंकड़ों को, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रस्तुत किया, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को पहली बार प्रस्तुत किया, जो सर्वाधिक प्रचलित था। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रस्तुत किया, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रस्तुत किया, जो उस समय का सर्वाधिक प्रचलित था। किसकी अवधारणा? VK भी राव। अब आजादी मिल गई हम लोग को, ठीक है, और उस आजादी के बाद एक शख्सियत थे, उनका नाम था महालोनविस। आज कितना तारीख है? 23। उनकी जन्म दिवस है 29 जून, और 29 जून को हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। उनके सम्मान में हमारा जो भी एस्थेटिकल ढांचा है, उसको, उसके विकास में उनकी बड़ी भूमिका रही। अमेरिका को अमेरिका बनाने में भी स्टैट की बड़ी भूमिका है। पहले सरकार के पास ये आंकड़ा होगा तब ना कि कितना आय है, कितनी गरीबी है, कितना पिछड़ापन है, ठीक है कि नहीं। यदि किसी देश में, हम लोग के देश में तो उतने सही तरीके से ज्ञात भी नहीं रहते हैं। गांव में भी आप देखिएगा कि गरीबी का जब आकलन होता है, एकमात्र राज्य है आपका केरल, जो गरीबी का सबसे बेहतरीन और ईमानदारी के साथ आकलन करता है। इसलिए न्यूनतम गरीबी वाला राज्य कौन सा है? वहां के मुखिया को पता है कि मेरे गांव में 15 लोग गरीबी रेखा के नीचे रह गए हैं, अगली योजनाओं में उस योजना का लाभ देकर उसे गरीबी रेखा के बाहर निकाल देना है। हम लोग के यहाँ क्या है, जिसके पास मोटरसाइकिल है
वो बीपीएल के नीचे है, और मेरा ड्राइवर बेचारा जो 6-7, 5,000, 10,000 रुपया कमाता है वो बीपीएल के ऊपर है। क्यों? तो क्योंकि उसने उस मुखिया जी को वोट नहीं दिया, इसलिए उसको ऊपर मान लिया, और जो मोटरसाइकिल कार वाला है उसको नीचे मान लिया। ठीक है कि नहीं? अभी बकरीद के दिन भी मैं अपने मामा गांव गया था, तो मैंने सामने, मामा गांव में तो सब मामे होगा, तो एक मामा जी से मैंने पूछा, उनका 2 मंजिला मकान, 3 मंजिला मकान, काफी अच्छा लगा कि गांव बदल गया है, जहां बैल और गाय रहता था वहां अब मोटरसाइकिल खड़ा है, एक 4 व्हीलर खड़ा है, तो अच्छा लगा। तो उसी कड़ी में उन्होंने, वो जानते हैं कि मैं बड़ा आला अधिकारी हूं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बउआ रे से आयुष्मान भारत के कार्ड के ना बनते। मैंने कहा कि मामा जी आपको क्या कमी है, बेटा जो है इंजीनियर है, ठीक है कि नहीं, 10-20-50 हजार भेजता ही है, गांव खेत से भी 50-25 हजार आ ही जाता है, अकेले मामा और मामी हैं, आयुष्मान भारत का क्या उपयोग है? उस गरीब आदमी के लिए है। के फलना बनल कई, फलना बनल कई, फलना बनल कई, हमर भगना एते बड़का अधिकार हमरो बने के चाहिए। हम कहें कि न मामा जी, ये सब काज हमरा से न होते, या हमारा छोटके बुझू वही ठीक। ठीक है कि नहीं? तो बात समझ में आ गई कि हम लोग के देश में इस तरह की भी मानसिकता काम करती है कि आप सरकार की योजना यदि है तो उसका दुरुपयोग करते हैं। अरे वो गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए रहने दो। अभी केरल का मैंने कहा ना, केरल गरीबी रेखा से ऐसे ही थोड़े उबर गया, वहां ईमानदारी है लोगों में, योजनाओं में पारदर्शिता है, कोई भी योजना आती है तो उसको पॉजिटिवली उसको इंप्लीमेंट करता है। हम लोग क्या सबसे पहले इसी बात पे बल दिया जाता है कि निगेटिव क्या है और कहां खाया जाए। हंसने की बात नहीं है, यह दर्दनाक स्थिति है। यह आपकी हंसना आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप भी जाएंगे तो वही काम करेंगे, और तब रोना रोएंगे कि बिहार पिछड़ा है। बिहार का पिछड़ापन को दूर केवल माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ी करेंगे, लोगों की मानसिकता दूर करती है। ठीक है कि नहीं? अमेरिका यदि अमेरिका है तो वहां की लोगों की सोच बहुत पॉजिटिव है, बहुत डेडिकेटेड है। जापान यदि विकसित, एक छोटा सा देश जिसके पास भूमि भी नहीं है, खाने का ठीक से औकात भी नहीं है सही रूप से पूछो तो, और नहीं उद्योग लगाने के लिए खनिज है, दूसरे दूसरे देश से उद्योग के लिए खनिज मंगाता है, और विश्व का सर्वाधिक औद्योगिक देशों में से एक है, और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय, सबसे अधिक आयु वर्ग वाला, ठीक है कि नहीं, सबसे अधिक जीवित रहने वाला, जो लाइफ स्पेन है वो सबसे अधिक कहां है? तो जापान में है, जहां लोग मूल अधिकार से ज्यादा मूल कर्तव्य पे ध्यान देते हैं। स्वाभाविक है कि वो देश वहां है, और हम बिहार 12 करोड़ की जनसंख्या, इसी निगेटिव सोच के कारण क्या है कि हम पिछड़े हुए हैं, और एक आदत नौकरी के लिए आप करे संघर्ष के बाद वहां तक आप पहुंचते हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी आपको जानकारी में दिया कि आजादी के बाद महालोनविस साहब ने राष्ट्रीय आय का कैसे तैयार किया जाए उसका खाका बनाया, और पहला राष्ट्रीय आय समिति बनाया 1949 में। उसके बाद 1951 में सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और जिसको सहायता देता था एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब मिला दिया गया, अब सीएसओ और एनएसएसओ मिला दिया गया, अब हो गया है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल नहीं रह गया, अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन रह गया। अब ये जितनी डेवलपमेंट मैंने अभी आपको बताया है उन सबको सिस्टमेटिकली लिखेंगे तो लिखेंगे। आजादी के बाद, आजादी के बाद देखो ना, आजादी के बाद तो देख रही को नया शब्द है। आजादी के बाद पीसी महालोनविस के नेतृत्व में, पीसी महालोनविस, प्रकाश चंद्र महालोनविस, पीसी महालोनविस के नेतृत्व में, के नेतृत्व में, के नेतृत्व में, के नेतृत्व में, के नेतृत्व में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, अंडरलाइन करो। 1949 अंडरलाइन करो, महालोनविस अंडरलाइन करो।
देखो ना, राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमिटी, नेशनल इनकम कमिटी। राष्ट्रीय आय समिति का अंग्रेजी क्या होता है? नेशनल इनकम कमिटी। राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ कब? 1949 में। फिर 1950 में एनएसएसओ बना, एनएसएसओ बना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो लिख देंगे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और एनआईसी कब बना? राष्ट्रीय आय समिति 1949 में, नेशनल इनकम कमिटी 1949 में, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे हम खड़ा हो गए तो इसका स्पेलिंग है गड़बड़ा गया। सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 1950 में बना। कभी कभी अब तो भंग हो गया, आज से 10-5 साल पहले आपके पास आता था, कितना साइकिल है, कितना मोटरसाइकिल है, कितना रेडियो है, कितना टीवी है, और उसको लोग सही आंकड़ा नहीं देते थे। यदि 2 रेडियो रहता था तो कहता था 1 रेडियो है, या कहता था नहीं 6। यदि 5 साइकिल रहा, 5 कार रहा, तो नहीं लिखाते थे। ये मैं कोई आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने ही घर में देखा हूं कि 2008-9 में भाभी जी से मुलाकात हो गई, उस नेशनल सैंपल सर्वे वाला को। भाभी जी से पूछा, जबकि घर के आगे 2 गाड़ी लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं, अब तो 3 है, तो 2 लगा हुआ है। अब फिर भी कहे कि ना ये भाड़ा के छे, दोसर के छे, ठीक है कि नहीं। टीवी जो सब रूम में था तो कही कि एगो टीवी है, ठीक है। इसके बाद जब हम आए ऑफिस से तो भाभी जी कही कि बउआ जी पूछने आया था। कौन? तो पूछ रहा था केठो साइकिल, केठो रेडियो, केठो सब चीज पूछा। हम उसको सच्चा नहीं बताया, हम माथा पकड़ लिए। हम कहे कि आप पढ़े हैं, हम ही से पढ़े हैं, ठीक है कि नहीं। और हम बाद में, उसके बाद जब ये दृष्टांत हुआ तो अब हम बताने लगे, हम ही से पढ़े हैं। एनएसएसओ का नाम सुने थे ना, उसी का कर्मचारी होगा, सब जगह भ्रमण करा, हमको तो जानकारी है ही, ठीक है कि नहीं। आप पूछ रहा है, उसका उद्देश्य होता है कि लोगों का लाइफ क्वालिटी कितना इंप्रूव किया है, कितना बदलाव आया है उसके जीवन में, इसका आकलन कर रहा है, ठीक है कि नहीं। आप उससे छुपा लिए तो पता यही चलेगा कि सरकार का कोई योजना सही ढंग से नहीं चल रही है, लोगों का प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रहा है, ठीक है कि नहीं। छुपा लीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। आपको बताना चाहिए था, ये बगल वाली तो भी नहीं दिखाई, इधर वाली तो भी नहीं लिखाई, मतलब उसमें भी कंपटीशन था, ठीक है कि नहीं। कि अपना मकान ना भाड़ा पे छी, मकान मालिक के नाम पता नहीं, हमारे पति के मालूम है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ऐसे ऐसे भी यही दास्ता हर घर की होगी, क्योंकि दिन के समय में तो मुलाकात इसी से होगी। ऐसे ही बुद्धिशी महिला जो लोपामुद्रा, घोषा, अपाला है, और ये क्या बताएगी, वैदिक काल की ये सब विदुषी थी जो नाम बताए हैं ना, मैत्रेय, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, ये सब ध्यान रखना। उसमें मिथिला की गार्गी, ये सब काफी चर्चित विदुषी महिलाओं में इसकी गिनती होती है, ठीक है। एक महिला ये है जो हमको देखी तो सर्वे का स्पेलिंग हो गया सेबेई, सर्वे ए आर गायब हो गया बीच से, सेवई हो गया। फिर हम वहां से हटे तो पता नहीं ठीक की कि नहीं। खैर, तो एनएसएसओ का क्या काम है समझ में आ गया ना। एनएसएसओ ही सहायता देता है किसको? सीएसओ को उस समय, और उसकी स्थापना हुई 1951 में। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या हुआ? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है? हाँ जी। अब फिर 2017 में सीएसओ और एनएसओ को मिला दिया गया तो बना एनएसओ, एनएसएसओ नहीं, अब तीसरा संगठन है सीएसओ। 1951 सीएसओ लिखो, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, 1951।
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में लिखा दें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना। और ये जो है ये क्या देता है, इसको सहायता देता है। ये क्या देता है इसको, तो पूछेगा सीएसओ को जब स्थापना हुई थी 1951 में तो उसको सहायता देने वाला कौन सा संगठन था। तो ये तीनों एक ही साथ लिख लिए। अब 2017-18 में क्या हुआ, 2017-18 में सीएसओ प्लस एनएसएसओ को मिला दिया गया, अब बन गया एनएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल नहीं, सेंट्रल नहीं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ बन गया। तो ये दोनों क्या हो गया, मिल गया। तो लिखेंगे कालांतर में 2019 में पहले तो वो होता है ना, फिर लागू होता है। तो 2019 में एनएसएसओ प्लस सीएसओ को मिलाकर क्या कर दिया गया, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का निर्माण किया गया। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं यदि आरंभिक समय का पूछा तो वो भी ठीक, वर्तमान समय का पूछा तो भी ठीक। कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ऐसा नहीं कि पूछेगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले संगठन जिम्मेदार हैं या कौन निर्धारित करता है। ए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, 2 नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, 3 एनआईसी, 4 एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्या मारिएगा, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल। तो उसको बढ़िया से टिक लगा लो, एनएसओ पर बढ़िया से टिक लगा लो, क्योंकि वर्तमान में तो अब वो हो गया है। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कब बना, किसके सौजन्य से, किसके सौजन्य से, तो व्यक्ति होगा ना, महालोनविस। किसके सौजन्य से, और महालोनविस का जन्म दिवस, तो उस दिन क्या मनाते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे बनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। तो नोट में लिखो महालोनविस के जन्म दिवस, महालोनविस के जन्म दिवस, महालोनविस के जन्म दिवस, महालोनविस के जन्म दिवस, महालोनविस के जन्म दिवस 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, यह है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक के बाद थोड़ा सा एडवांस आइए। ये जो हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, विभिन्न आयाम, जिसको डिफरेंट एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये एम्पलीट्यूड फिजिक्स वाला एम्पलीट्यूड नहीं है कि जहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये फिजिक्स का नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का आयाम है। मतलब विभिन्न प्रकार है, आय का आकलन करने के विभिन्न प्रकार हैं। तो एक प्रकार है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तीसरा है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये 3 जो टाइप है उसकी अवधारणा स्पष्ट रहनी चाहिए। तो लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करो, लिखो राष्ट्रीय आय के तहत विभिन्न प्रकार के आय की व्याख्या की जाती है,
विभिन्न प्रकार की आय की व्याख्या की जाती है, जैसे जैसे जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कौन डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। दूसरा है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लिख दें, पहला है जीडीपी, जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। रेलवे वगैरह में जाइएगा, यही अपने आप में पर्याप्त हो जाएगा। पूछेगा कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कितना आसान है, ठीक है कि नहीं? जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट हिंदी में लिख दें सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है कि नहीं? अंग्रेजी में ही लिखो, शब्दों को कुछ कुछ अंग्रेजी में ही लिखो। और तीसरा है एनएनपी, बीच में मत बोलो, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस तीनों अवधारणा को, पहले तो इसका नाम याद कर लिया, अब तीनों अवधारणा को स्पष्ट करो कि सबसे पहले कौन है? जीडीपी। तो लिखेंगे जीडीपी, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, कुछ नहीं है, ये नहीं लिख देना कुछ नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद में तीन बातें याद रखो। वो तीन बातें क्या है कि एक निश्चित वर्ष में, तो निश्चित वर्ष को क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। दूसरा, निश्चित घरेलू सीमा के भीतर, हमारा देश का निश्चित घरेलू सीमा कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व का 2.4% एरिया को कवर कर रहा है। लेकिन जनसंख्या में हम 17.5% को कब्जा किए हुए हैं, ठीक है कि नहीं? मतलब जनसंख्या में हम लोग का कोई सानी नहीं है। जनसंख्या हर 10 साल पे बदल जाती है। अब नया जनसंख्या आएगा तो हो सकता है कि 19%, 18.5% हो जाए, विश्व के आंकड़ों के आकलन के हिसाब से देखिएगा तो। लेकिन फिलहाल तो आपको यह ध्यान रखना है 17.5 और 2.4। जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पहला दिन ज्योग्राफी में इन्हीं बातों को लिखाया जाता है कि भारत का भौगोलिक परिचय। तो भौगोलिक परिचय में पहली बात यही सब लिखाता भी हूं। तो ये भौगोलिक तथ्य है, लेकिन याद रखिए बिहार की जनसंख्या जो है 2.2, 8.5 करोड़ की जनसंख्या, 10.5 करोड़ की जनसंख्या है। और जो हमारा बिहार की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 8.5% लगभग लिए हुए है। क्षेत्रफल में हम 11वें पोजीशन पे भारत में है। तो हमने भारत का भी आकलन किया विश्व के कॉन्टेक्स्ट में, और बिहार का भी तथ्यात्मक जानकारी दे दी। फिर जहां मौका मिलेगा तो लिखवा देंगे, बिहार की भी तथ्यात्मक जानकारी दे दी भारत के संदर्भ में। फिलहाल आपको यहां पर यह याद रखना है कि एक निश्चित, 3 शब्द मैंने कहा था याद रखो, एक निश्चित वित्तीय वर्ष, और घरेलू उत्पाद है सकल घरेलू उत्पाद। घर क्या हुआ? देश। तो देश की सीमा कितनी हुई? 32,87,263। लिखाना है, लिखाना है कि एक निश्चित वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के भीतर तीनों क्षेत्र जो है, तीनों क्षेत्र क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इस तीनों क्षेत्र का जो उत्पादन होता है उसका कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। तो समझ में आई ना कि क्यों हमने पहले कहा कि कक्षा नहीं छूटनी चाहिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। नहीं तो अभी फिर हमको समझाना पड़ता कि प्राथमिक सेक्टर जैसे ये बेचारा का छूट गया, अब हम क्या है? पता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो प्राथमिक सेक्टर में क्या आता है? बहुत अच्छा। सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में
बैंकिंग आता है। हम समझ गए, ठीक है ना। सेकेंडरी सेक्टर निर्माण से जुड़ा हुआ है। कक्षा रोज करोगे तब ना, तुम तो गायब हो जाता है, ठीक है कि नहीं। रोज करो कक्षा। एक सप्ताह में तो एक दिन छुट्टी देते हैं ना, इस बार छुट्टी था ना, तो इस बार कहाँ था सर छुट्टी, साप्ताहिक कहाँ था, तो बकरीद था उस दिन। अरे हुआ ना, कोई संवैधानिक अधिकार तुम्हारा नहीं ना है जी। अपनी देख लेंगे सप्ताह 10 दिन पर, एक दिन देख लेंगे नहाया धोया नहीं है, जैसे ही लगता है 3-4 दिन से नहाया धोया नहीं है, तो एक दिन देख लेंगे बीच में, फिर बुध भी फिर शुक्र को देखेंगे, ठीक है। हाँ लिखो, फिलहाल छुट्टी उट्टी पे कम ध्यान दो, जो पढ़ाई है उस पर ध्यान दो। तो जीडीपी क्या हुआ, 3 बातें। एक निश्चित वित्तीय वर्ष, एक घर के मतलब देश के सीमा के भीतर, 2 और तीनों सेक्टर के द्वारा उत्पादित कुल मौद्रिक मूल्य, उसको क्या कहेंगे, उसको जीडीपी कहेंगे। तो लिखेंगे एक निश्चित देश की सीमा के भीतर, कॉमा, निश्चित वित्तीय वर्ष में, निश्चित वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष में तीनों क्षेत्र के द्वारा, तीनों क्षेत्र के द्वारा, तीनों क्षेत्र समझ गए ना, तीनों क्षेत्र के द्वारा उत्पादित, उत्पादित कुल मौद्रिक मूल्य, कुल मौद्रिक मूल्य, कुल मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू को हम जीडीपी कहेंगे, जीडीपी कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। हो गया। अब आइए, अब है जीएनपी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सुन लो। ग्रॉस नेशनल वह था एक देश की सीमा के भीतर, इसमें है कि एक देश के नागरिक, एक देश के नागरिक के द्वारा एक निश्चित वित्तीय वर्ष में, ठीक है, जो तीनों क्षेत्र के कुल मौद्रिक आय को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जीएनपी कहते हैं। लेकिन उसमें जीएनपी और जीडीपी में अंतर है कि जीएनपी में हमारा नागरिक यदि अमेरिका में काम कर रहा है, जैकी सुन, अमेरिका में हो गया जैक्सन, उसकी पत्नी अमेरिकन हो गई तो मिस्टर जैकी, ऑफिस का लोग उसको मिस्टर जेके बुदाल पुकारता है। ललित बाबू खोजने गए अपने मित्र जैकी सुनमा को कि रे कता छे, उसको कोई पहचान ही नहीं, अब तो वो हो गया मिस्टर जैकी, मिस्टर जेके। अब वो कमा रहा है बैंकिंग सेक्टर में, नहीं बीमा सेक्टर में, और कमा करके पैसा भेज रहा है देश। लक्ष्य के नए संविधान के अनुसार, खड़ी हो जाओ बिना कुछ कहे हुए, खड़ी हो जाओ। नहीं ये तुम भी सो रही थी क्या, तो तुम क्यों खड़ी हो रही, बैठो। हाँ जल्दी 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 खड़ी हो, ये खड़ा हो, खड़ी होती हो, टफ भाषा बोलेंगे तभी खड़ा होगी। 5 क्वेश्चन लक्ष्य के नए संविधान के अनुसार, 5 क्वेश्चन है, एकदम आसान पूछेंगे। 5 में कितना जवाब देना है बच्चे लोग, 3। कितना आसान है। तुम ये बता दो कि टर्सरी सेक्टर के तहत क्या क्या आता है। हम पहला क्वेश्चन है, छोड़ देंगे। टर्सरी सेक्टर के तहत क्या क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर के तहत गायब। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा, एडम, एडम स्मिथ। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया, नव प्रवर्तन का सिद्धांत किसने दिया। चलो 5 मिनट संविधान के अनुसार कितना देर खड़ा रहना है, 5 मिनट, तब तक नींद भी टूट जाएगी, खड़ी रहो। नेक्स्ट, जनसंख्या का सिद्धांत, टर्सरी सेक्टर का संबंध सेवा से है। नव प्रवर्तन का सिद्धांत, सेकेंडरी सेक्टर का संबंध हो गया ना। और जनसंख्या का सिद्धांत मालथस। चलो आगे बढ़ो।
हाँ तो मैं बता, रुको 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 रुको, पहले समझो। तो हमारा नागरिक जो अमेरिका में है जैकिसुमा, ठीक है कि नहीं, उस जैकिसुमा जो पैसा भेज रहा है उस पैसा को जोड़ोगे। वहां का जो जैक्सन यहाँ जैकिसुमा बना हुआ है, वहां का भी तो जैक्सन आता है, गुड़गांव में, नोएडा में, डिफरेंट जगह पे नौकरी करता है। तो विदेश का भी जो व्यक्ति है, नागरिक है, वो देश में जो अर्जित कर रहा है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ऐसा है, समझ गए कि एक देश के नागरिक के द्वारा एक निश्चित वित्तीय वर्ष में तीनों क्षेत्रक में, देश के अंदर या देश के बाहर, तीनों क्षेत्रक के कुल उत्पाद के कुल मौद्रिक मूल्य माइनस विदेश का जो व्यक्ति भारत में रह रहा हो, ठीक है, उसके आय को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीएनपी। तो ऐसा समझ गए ना। ऐसा क्या है कि आपका जीएनपी क्या हुआ, कि जीएनपी हुआ कि देश का नागरिक के द्वारा अर्जित आय, अब माइनस जो विदेशी है जो भारत में अर्जित कर रहा है उसका माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय आय की अवधारणा कौन सी होगी, शुद्ध राष्ट्रीय आय, माने नेट नहीं, शुद्ध ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यही ना होगा जी। चलो लिखो, अब इसको लिख देंगे। किसी देश में एक साल में तीनों क्षेत्र में वस्तु और सेवा के उत्पादन का कुल मौद्रिक मूल्य, बैठ जाओ, सोया मत करो, बैठो। और जब कहें खड़ी हो जाओ तो ये अनुशासन है। इसका मतलब सही संस्कार घर से, परिवार से और स्कूल से नहीं मिला है। ठीक है, क्या है, सेवा, वस्तु और सेवा के उत्पादन का कुल मौद्रिक मूल्य, कुल मॉनेटरी वैल्यू माइनस विदेशियों के द्वारा देश में उत्पादित वस्तु का मौद्रिक मूल्य, उत्पादित वस्तु का मौद्रिक मूल्य ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। अभी बताए भी थे, यहाँ का जैकिसुमा और वहां का जैक्सन नहीं, यहाँ का जैकिसुमा गया, नागरिक तो यहीं का है, वहां तो सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड मिला नहीं है, तो वो आएगा वापस, मैं वापस लौट के आऊंगा, मुझे याद रखना तुम, समझ रहा है। यहाँ का जैक्सन, वहां का जैक्सन इंडिया में कमा रहा है सॉफ्टवेयर में, और फिर वापस जाएगा, हमने तो उसको इंडियन सिटीजनशिप दिया नहीं है, तो भी तो वही गीत गाएगा, ठीक है कि नहीं। तो दोनों का माइनस आय क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमने इसीलिए लिखा, एक देश की सीमा के भीतर नहीं लिखा, एक देश का नागरिक। तो एक देश का नागरिक क्या हो, भारत का नागरिक है, तो भारत का ही नागरिक ना, जो विदेश गया है कमाने, ठीक है कि नहीं, और वहां अर्जित किया आय, और अर्जित तीनों से, वहां भी तो तीनों सेक्टर है, कोई ऐसा तो नहीं है कि तीनों सेक्टर का संबंध सिर्फ इंडिया से है, वर्ल्ड में ही ये मानक है। ऐसे भी इकोनॉमिक्स का जो नवीन अवधारणा है वर्ल्ड ने ही तय किया है। ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जितना सेक्टर, ये सब सारी जो व्यवस्था है, पीगू, मार्शल, एडम स्मिथ, ये सब कौन है, अभी किन्स के विषय में बताया, सब कौन है, कोई इंडियंस है, इंडियन इकोनॉमिस्ट है। इंडियन इकोनॉमिक्स में तो सबसे चर्चित इकोनॉमिस्ट है अमर्त्य सेन, जिसने वेलफेयर इकोनॉमिक्स दिया, और उसने तो साफ कहा कि यदि देश में गरीबी और बेरोजगारी है तो ये मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट है, मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट है।
सरकार का कुप्रबंधन के कारण देश में गरीबी और बेरोजगारी उत्पन्न होती है। यदि कोई सरकार अपना पीठ थपथपाता है तो अमर्त्य सेन के इस स्टेटमेंट को याद कर ले, ठीक है कि नहीं, कि किसी देश में है ना, राज्य में न्यूनतम गरीबी है कि नहीं है? केरल राज्य में न्यूनतम गरीबी है ना, हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम गरीबी है ना, न्यूनतम बेरोजगारी ना। क्यों? क्योंकि वहां का गवर्नेंस बेटर है, ठीक है कि नहीं। और गवर्नेंस ने एजुकेशन पे ध्यान दिया, हेल्थ पे ध्यान दिया, तो लोगों की सोच भी क्या है, पॉजिटिव है। हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो हम लोग की संपूर्ण सोच ही क्या है, निगेटिव है। अभी सोच का एक एग्जाम्पल देखिए कि 3 बार जो भविष्य निर्माता है वो 3 बार इसको कहा है, तब जाकर टफ भाषा बोला, तब जाके खराब हुई। एक अनुशासित बच्चा को एक बार यदि कह दिया जाएगा तो सर, ठीक है कि नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। और ये चीज तुमको हर जगह काम आएगा। सरकारी नौकरी में भी रहोगे, चीफ सेक्रेटरी भी रहोगे, आईएएस भी रहोगे, चीफ सेक्रेटरी भी रहोगे, तो मुख्यमंत्री कहेंगे ब्रजेश जी सर, ठीक है। अभी चीफ सेक्रेटरी कौन है? ब्रजेश मल्होत्रा सर हैं, श्री ब्रजेश मल्होत्रा सर हैं। तो ब्रजेश जी सर, इसको देख लीजिएगा सर। बात समझे? ये किताबों में नहीं मिलता है, ये भदई शाह के दुकान पे नहीं मिलता है, ये स्कूल कॉलेज माता पिता ये सब आरंभिक समय में ही सिखा। ये तो कंपटीशन की कक्षा है साहब। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु जीएनपी को ध्यान में रखना कि जीएनपी और जीडीपी में अंतर समझ में आ गई। जीएनपी जीडीपी में अंतर क्या है? जीडीपी में है कि देश की सीमा के भीतर, अब वहां क्या है, देश की सीमा के भीतर तो नहीं, बाहर में भी कोई कमा रहा है, हमारा नागरिक है, माइनस कोई विदेशी यदि भारत में कमा रहा है तो उसके आय को क्या कर देंगे, माइनस करके जो मिलेगा उसको हम कहेंगे जीएनपी। क्लियर हो गया? अब आइए एनएनपी, तीसरा लास्ट अवधारणा एनएनपी। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट लिखेंगे। कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए, कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, जो खर्चे किए जाते हैं, जो खर्चे किए जाते हैं, जो खर्चे किए जाते हैं उसे उसे एनएनपी कहते हैं, उसे एनएनपी कहते हैं। इसका मतलब समझे? इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो एनएनपी है, हमारा जो एनएनपी है वो क्या है, नेशनल इनकम। माने नेशनल इनकम में क्या आएगा, नेशनल इनकम में आएगा, एक ही लाइन में लिख दो, जीएनपी माइनस, जीएनपी माइनस जो खर्च हमने किया, या उसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। माने घिसावट, खर्चा, ये जितना चीज है उसको हम एक ही वर्ड में लिख देते हैं डिप्रिसिएशन। ये जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा एनएनपी। तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन लिख ही दिए हो कि जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा। तीनों अवधारणा को आप याद करके रखिएगा, तीनों अवधारणा को याद करके आपको रखना है। एक मिनट, हाँ बेटा, हाँ कैसी हो बेटी, ठीक हो, नाश्ता वास्ता हो गया क्या, आना है? अभी तो मैं क्लास में हूँ, कह देता हूँ, होगी, हम तो क्लास में है बेटा, ठीक है। हाँ, मैं तो मम्मा को कह दो ना, पिंटू अंकल को कह देंगे वो, ठीक है, आओ जल्दी आओ, ओके चलो, ओके टेक केयर, ओके टेक केयर, लव यू, बाय। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे बड़े अच्छे जगह पर, हम लोग थे एनएनपी। एनएनपी क्या होगा, जीएनपी माइनस, जीएनपी माइनस
डिप्रेसिएशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनएनपी कहते हैं। अब लिखिए, राष्ट्रीय आय ऑब्लिक प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय ऑब्लिक प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय से देश की आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है, आकलन किया जाता है, आकलन किया जाता है, आकलन किया जाता है, और यह सर्वाधिक विश्वसनीय मापदंड 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 है। टिक लगा दीजिए, क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है, यह क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है, इसलिए टिक लगा दीजिए। मैं ये भी लिखा दिया हूं कि राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय, मैंने आपकी परीक्षा में जो भी दिया वो ठीक रहेगा। अफगानिस्तान 148 6 विकेट पर है, ऑस्ट्रेलिया 86 रन पे 5 विकेट, 14 ओवर 13 ओवर में, ठीक है कि नहीं। मूल में आ जाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। बीच बीच में हाईलाइट भी बताते रहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, और अभी एक नया जीके है कल शाम में कि एनटीए के जो नए अध्यक्ष थे वो बदल गए, जो सुबोध कुमार सिंह थे उनको बदल करके प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुचर्चित है। कल रात भर ये चल रहा था कि एनटीए के नए अध्यक्ष नीट परीक्षा स्कैम में अच्छे ढंग से काम न करने के कारण सुबोध कुमार सिंह को सरकार ने हटा दिया है, ठीक है कि नहीं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, रोज कुछ ना कुछ आपके सामने से गुजरता है, इसलिए मैं कहता हूं करेंट मिसलेनियस तो रोज देखिए, समाचार पत्र से लेकर न्यूज तक तो देखे रहोगे तो बड़ी आसान लग रहा होगा कि अभी प्रदीप सिंह, अरे कोई जरूरी है कि प्रदीप सिंह खरोला ही याद रखो, प्रदीप वो भी काफी है कि प्रदीप क्या बनाए गए, तो एनटीए के नए अध्यक्ष बनाए गए। फिलहाल अभी हम लोग ना तो अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 में है, जिसका जिसका आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज कर रहा है। मैं वहां नहीं हूं, मैं ना तो एनटीए में हूं, मैं हूं राष्ट्रीय आय की अवधारणा में हूं। और राष्ट्रीय आय की अवधारणा में मैंने बताया कि राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय किसी देश की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने का सबसे विश्वसनीय, सबसे बेहतरीन मापदंड है। इसको ध्यान में करके आपको रख लेना है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है या किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो हम ये कहते हैं कि आर्थिक तौर पर वह राज्य या वह देश क्या हो रहा है, वो बदल रहा है, वो परिवर्तित हो, सकारात्मक रूप से पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। अभी इसका एग्जाम्पल बताया ना कि एक दौर था 150 साल पहले 20 रुपया, एक दौर है कि 1 लाख से अधिक प्रति व्यक्ति आए हैं, तो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो इसको ध्यान में करके रखिएगा, नोट में लिख देंगे। वर्तमान में भारत का पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक, सबसे अधिक गोवा का है, गोवा का है, 5.25 लाख से अधिक है। और सबसे कम, और सबसे कम बताओ, सबसे कम बिहार का है, और सबसे कम बिहार का है।
याद रहे, याद रहे कि भारत की पर कैपिटा इनकम 2022-23 के अनुसार 2022-23 के अनुसार 98,374 रुपया है। 98,374 रुपया है। 98,374 रुपया है। जीडीपी रैंकिंग में भारत का स्थान 5वां है। जीडीपी रैंकिंग में भारत का स्थान 5वां है। जबकि क्रय शक्ति के दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 3रा है। जबकि क्रय शक्ति के दृष्टि से भारत का स्थान 3रा है। मोदी साहब जो बार बार कहते हैं कि भारत, या उनके जो टीम है, कि भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो उसका आधार क्या है? उसका आधार जीडीपी है। उसका आधार क्या है? जबकि क्रय शक्ति के दृष्टि से भारत 3रे स्थान पर है। इस दोनों को अंडरलाइन कर लो। फिर लिखो, वित्तीय वर्ष 2024 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024 के अनुसार 2024 के अनुसार भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट, भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% है। 8.2% है। फिर विभिन्न संगठनों के द्वारा, सुन लीजिए, फिर विभिन्न संगठनों के द्वारा जो समय समय पे जारी करे उसको भी ध्यान में करके रख लेना है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि 7 से 7.5 के बीच है। समय समय पर वर्ल्ड बैंक भी जारी करता है। वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट नहीं भूलना आप अपनी परीक्षा के दृष्टि से, वह है WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। एकदम नोट में लिख लो पहले, या कॉपी के ऊपर में लिख लो इसको, कॉपी के ऊपर में लिखो उसको। WDR का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। WDR का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है बाबू? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को हम IBRD के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, अंग्रेजी में इसका पूरा नाम है। आगे पढ़िएगा, इसीलिए अभी लिखवा नहीं रहा हूं। आप अभी इतना ही याद करके रख लें कि वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम IBRD भी। और यह क्या, कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? यह WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें सभी देशों का प्रति व्यक्ति आय बताता है, जीडीपी का आकार बताता है। उसी ने यह बताया कि जीडीपी के अनुसार भारत का 5वां स्थान, पहला है अमेरिका। जीडीपी के अनुसार सबसे बड़ा आकार किस देश का है? उसके बाद चीन, और 3रे नंबर पे है जापान, जिसकी अभी मैंने बुरी प्रशंसा की कि उसके पास अपना खनिज नहीं है, हमसे लोहा लेता है और स्टील बनाता है।
ठीक है कि नहीं। और जबकि हम लोहा के क्षेत्र में हम क्या है, हमारे पास लोहा का इतना भंडारण है कि हम निर्यात करते हैं, न केवल आत्मनिर्भर हैं बल्कि एक्सपोर्टर भी हम हैं। और किसको करते हैं, तो मामू गुआ बंदरगाह, गोवा का बंदरगाह है, वहां से हम लोहा जापान को निर्यात करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसके पास खनिज नहीं है, लेकिन विश्व के सबसे बड़े औद्योगिकृत देशों में से एक है और उसका नाम है जापान। और उसके जापान के औद्योगिकरण की कहानी 150 साल पुरानी है। जब 1861 में मेजी पुनर्स्थापना हुआ था, मेजी ने जो पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई कि हम इंपोर्ट करेंगे खनिज का और हम उसके आधार पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे। और हमारा बिहार सरकार या कई सरकार ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमारे पास तो खनिज नहीं है तो इंडस्ट्री कैसे बैठाएंगे, जबकि हमारे पास खनिज दक्षिण बिहार में, मध्य बिहार में 75 किलोमीटर से 150 किलोमीटर की दूरी पे हमारा झारखंड है। और हम वहां से लोहा नहीं, कम से कम अबरक, कॉपर, ये सब, क्योंकि छोटा नागपुर का क्षेत्र भारत का रूढ़ क्षेत्र है जहां कई खनिज मिलते हैं पर्याप्त मात्रा में। और मैंने कहा ही कि सड़क नेटवर्क भी डेवलप कर दिया गया है, रेल नेटवर्क डेवलप है। ठीक है, यही दो माध्यम है, समुद्र तो है नहीं, लेकिन इस दो माध्यम से भी हम खनिज का क्या कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं। और कम से कम उत्तर बिहार को लाने में तो थोड़ी सी परेशानी है कई बिंदुओं पे, जैसे प्राकृतिक आपदा है, फ्लड आ जाती है, लेकिन दक्षिण बिहार को तो हम डेवलप कर ही सकते हैं, उसके प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को, जो लगभग 20 डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि उत्तर बिहार में 18 डिस्ट्रिक्ट है। और इसके लिए तो विकास की जो भी नीति बनेगी वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही बनेगी, वाटर एग्रीकल्चर बेस्ड, ठीक है कि नहीं, एग्रीकल्चर बेस्ड भी नहीं, वाटर, क्योंकि इसका 4-5 महीना जो है वो किससे प्रभावित रहता है, तो फ्लड से प्रभावित होता है। सामान्यतः हर साल, 2 साल, 3 साल पर एक बार फ्लड आती ही आती है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि हमने WDR बताया, और WDR कौन सी संस्था जारी करती है, WDR कौन सी संस्था जारी करती है, उसको ध्यान में करके रखेंगे। और GDP के आकार के दृष्टि से पहला, दूसरा, तीसरा देश कौन सा है, अमेरिका, चीन और, तो लिख दो, लिख दो, ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें। GDP के आकार के दृष्टि से, GDP के आकार के दृष्टि से, GDP के आकार के दृष्टि से अमेरिका, चीन, अमेरिका, चीन, अमेरिका, चीन और जापान, और जापान पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट, यह भी ध्यान में रखें कि राष्ट्रीय आय की गणना के 3 विधि प्रचलित हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के 3 विधि प्रचलित हैं, 3 विधि प्रचलित है। उत्पादन विधि, उत्पादन विधि, उत्पादन विधि, दूसरा आय विधि, आय विधि, और तीसरा व्यय विधि, तीसरा व्यय विधि, तीसरा व्यय विधि। हम लोग किस पर फोकस करते हैं, हम लोग पहले तो उत्पादन विधि, कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य हम लोग जो निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, तीनों क्षेत्र के कुल उत्पादन का, लेकिन आय विधि का भी। लेकिन क्या होता है कि सबसे बड़ी समस्या क्या, आंकड़ों की समस्या है, दोहरी गणना की समस्या है। तो लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम लोग तीनों विधि को, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा हम लोग किस पे फोकस करते हैं, उत्पादन विधि पर, ठीक है कि नहीं। और अब हम लोग आय विधि को भी लेकर चल रहे हैं।
अभी आपने कुछ देर पहले किन्स का थ्योरी भी पढ़ा कि उपभोक्ता मतलब व्यय विधि वहां क्या है कि आप कितना खर्च करते हैं। इसीलिए वहां देखो हम लोग के इंडिया में 1 दिन की छुट्टी दी जाती है, मुख्यालय वगैरह में 2 दिन की छुट्टी है, वहां 2 दिन की। कुछ सरकार ऐसी है छोटी छोटी यूरोपियन कंट्री जो 3 दिन का तय छुट्टी रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना लोग को छुट्टी देंगे उतना खर्च करेगा, और जितना खर्च करेगा वो उसकी अर्थव्यवस्था उतनी बेहतर होगी। हम लोग के यहाँ क्या है, तह लगा के रखेगा पैसा को। घूमने जाएंगे पाई खर्च भर जाते, वाटरफॉल में जाएंगे बाप रे 700 रुपया टिकट है, ठीक है कि नहीं, 710 रुपया, अच्छा 550, गलती हो गई, ठीक है, बाप रे बाप। देखते हो ये भी लगता है जीके है क्या, ठीक है। 550 रुपया टिकट है, इसने अभी अभी जानकारी दी है कि 550 रुपया का टिकट है। मतलब मेरे कहने का मतलब सिनेमा हॉल में जाइएगा तो 300 का टिकट है, फिर सुधार नहीं देना, 250 का है, अच्छा पता नहीं है, अब डरे कहती है कि पता नहीं है। तो खैर, तो मैंने अभी आपको बताया कि बड़े बड़े देशों में जो विकसित देश हैं वो उपभोग पर भी बल देती है। हम लोग क्या इस पर ज्यादा व्यय नहीं होता। अभी कोरोना के बाद हमने इस नीति को अपनाया था कि जब सरकारी कर्मचारी को कहा कि आप पैसा लीजिए और घूमिए 15 दिन, ठीक है कि नहीं, घूमिएगा तो पैसा खर्च कीजिएगा। इसीलिए हम लोग आंतरिक पर्यटन पे भी बल देते हैं। हम लोग अयोध्या जैसे केंद्र का निर्माण क्यों करते हैं, एक कारण यह भी है कि आंतरिक पर्यटन सिस्टम क्या हो जाए, विकसित हो जाए। लोग, हमारे देश में धार्मिक भावनाएं बहुत गहरी तौर पे जुड़ी हुई है। देखते हो अयोध्या जाने वाले लोगों की संख्या विगत 2-4 महीना में कितना है, अधिक। हर घर से लोग अयोध्या जा रहे हैं। पहले लोग अयोध्या सरयू नदी में स्नान अंतिम अवस्था में करते थे। हमारी जो परंपराएं हैं उस आधार पर अयोध्या सरयू नदी में, अयोध्या तो जाते भी होंगे तो सरयू नदी में स्नान आपको इस अवस्था में नहीं किया जाता है। कहा जाता था कि जब अंतिम अवस्था आ जाए तब बद्रीनाथ जाइए और तब जाइए सरयू नदी में स्नान करने। अब क्या है कि बद्रीनाथ युवा अवस्था में ही चले जाते हैं। मैं स्वयं बद्रीनाथ अंतिम गांव माना गांव है, वहां से होके आया हूं, और कहा जाता है कि जो माना से होके आता है वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। इसका ललाट देख लेगा तो बता देगा ये कहां तक जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि यह भी तुम्हारा भी ललाट देख दे क्या, ठीक है। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी बताया कि आय विधि, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, इस आधार पे हम राष्ट्रीय आय की क्या करते हैं, गणना करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित समस्त अवधारणा हमने क्या देखा, देख लिया। अब आपको इसमें कुछ WDR देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, नीक घर बड़ भेटे, घर बड़ नहीं, घर बधू भेटे, यही सुनने के लिए वो आता भी है, ठीक है। चलिए खैर मूल में आ जाइए। तो अब क्या बचा, जब भी कोई पाठ समाप्त होता है तो क्या पढ़ते हैं, बूस्टर फैक्ट लिखो, बूस्टर फैक्ट, रो मत, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट लिखेंगे। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी। राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी, हिंदू वृद्धि दर के संज्ञा दी, जिसका संबंध हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी, अवधारणा दी, जिसका संबंध राष्ट्रीय आय से है, जिसका संबंध राष्ट्रीय आय से है, जिसका संबंध राष्ट्रीय आय से है। एक कॉन्सेप्ट होता है टपकन सिद्धांत, अंग्रेजी में उसको कहते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। टपकन सिद्धांत या ट्रिकल डाउन थ्योरी। यह ट्रिकल डाउन थ्योरी से किसका वितरण होता है, ट्रिकल डाउन थ्योरी से वितरण इस बात पे होता है कि कहा जाता है कि जब आप उत्पादन बढ़ाइएगा तीनों क्षेत्र में
तो छन छन के उसका लाभ लोगों तक पहुंचेगा। मतलब इसका संबंध है आय से, आय के वितरण से। आय के, जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो लोगों की आय भी क्या होगी, बढ़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के हैं, वो अर्थव्यवस्था के मजबूतीकरण पे बल देते हैं। हम बिहार के हैं। मैं यदि देश का प्रधानमंत्री बनूं तो हमारा ध्यान किस पे रहेगा, रोजगार पे रहेगा। क्यों? बचपन से मैंने उस समस्या को देखा है। वहां पर लोग नौकरी भी करते हैं तो अपने घर के बाहर में कुछ सामान रख देते हैं, बेचते हैं। वहां का लोग बेचने वाले होते हैं। मतलब हर घर क्या है, दुकान है। वहां का हर घर दुकान है। रोजगार वहां बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि लोग वहां सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप पे ज्यादा फोकस करते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत, इंडस्ट्री लगती है, कंपनी खुलती है, समुद्री तट है तो डिफरेंट टाइप का व्यापार होता है। उससे वहां के लोगों की जो आय के अवसर हैं वो क्या है, अनगिनत। हमारे यहाँ क्या है, सरकारी सेवा नहीं तो जीवन बेकार। हमारे यहाँ मारवाड़ी भी जो है अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाता है कि कहीं अफसर हो जाए, कहीं आईएएस हो जाए। हाँ, किरानी नहीं बनाना चाहेगा, रेल में ड्राइवर बताना नहीं चाहेगा, टीटी नहीं बनाना चाहेगा। उससे अच्छा कहेगा कि मारो बिजनेस हो बे, उस दुकान पे बैठे हो बे। लेकिन यदि उसका बच्चा ज्यादा कुशल निकल गया, कुशाग्र निकल गया, तो चाहेगा कि मेरा बेटा आईएएस हो जाए, क्योंकि सरकारी सेवा के प्रति उसकी भी ललक होती है। जो स्वयं अरबपति है, जो स्वयं 100-200 लोगों को रखे हुए है, लेकिन उस 1.5 लाख रुपया के लिए जो आईएएस ऑफिसर को मिलता है, उसकी भी आकांक्षा होती है बिहार के बिजनेसमैन की। आता है, समझ रहे होगे। तो जैसा परिवेश में जो रहता है उसी तरह के उसके दृष्टि क्या है। पहली बार सरकार के जो मुखिया हैं, सरकार का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री, उनको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, रोजगार एक बड़ा इशू हो सकता है, वो भी सरकारी सेवा। हम लोग तो, हमारी सरकार तो, बिहार की सरकार तो मैं कहता भी हूं कि विगत 15 साल में जितनी नौकरी दी है उतनी किसी भी राज्य सरकार ने, चाहे छोटा ही नौकरी हो, ठीक है, किसाने सलाहकार हो, विकासी मित्र हो, टीचर की नौकरी हो, मैंने छोटा नर्सिंग की नौकरी हो, ढेर सारी नौकरी जो है, छोटा बड़ा सबको, तो कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर ऑफिसर तो बड़ा, वो तो आपके प्रतिभा से ही होगा। उसमें आपके पास असाधारण साधारण प्रतिभा से ऊपर की प्रतिभा होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं, तभी आप ऑफिसर ग्रेड में जा सकते हैं। लेकिन इस प्रतिभा के आधार पर इस ग्रेड में जाने में आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। यदि आप 1-2 बार अच्छे ढंग से पढ़ ले, मॉनिटरिंग कर ले, रिवीजन कर ले, प्रैक्टिस करते रहे, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दे, तो बड़ी आसानी से यह परीक्षा आप पास कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। पता है कि यही क्वेश्चन आएगा कि WDR किसने जारी किया, कौन जारी करता है। अरे अभी ना विश्व बैंक 2-4 महीना, 2-4 दिन के बाद ही मारिएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या कहीं दिमाग में बैठ गया विश्व व्यापार संगठन, तो विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा, WTO हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। उसी के लिए ना कहते हैं रिवीजन। रिवीजन किस लिए कहते हैं कि उसी चीज को बार बार देखो, तो बार बार देखिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो लिखो टपकन प्रणाली, टपकन या ट्रिकल डाउन थ्योरी। हिंदी में लिखना, हमारा चेहरा देख रहा है, हम तो लिख दिए वहां ट्रिकल डाउन या टपकन प्रणाली। टपकन प्रणाली का संबंध, टपकन प्रणाली का संबंध आय के वितरण से है। आय के वितरण से है। किसके वितरण से है? आप लोगों को मैं जानकारी में दे दें, एक नाम याद रखिएगा, रेगनर फ्रीस। नाम सुना है? वेरी गुड। कहां नाम सुना है? क्या, किस रूप में नाम सुना है? और ये इकोनॉमिक्स को 2 भाग में बांटे, माइक्रो सूक्ष्म अर्थशास्त्र और बृहत मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो 2 भाग में इन्होंने बांटा, ऐसा करने वाले कौन थे? रेगनर फिश थे। तो लिखेंगे रेगनर फिश
रेगनर फ्रिस, 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 फीस नहीं, अच्छा फीस भी चलेगा। रेगनर फ्रिस पहले अर्थशास्त्री थे, नॉर्वे के थे, पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 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 अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। माइक्रो माइक्रो सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र और मैक्रो बृहत अर्थशास्त्र। माइक्रो अर्थशास्त्र और बृहत अर्थशास्त्र, बृहत अर्थशास्त्र अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 1969 में 1969 में टिम बर्जन के साथ, टिन बर्जन के साथ, टिन बर्जन के साथ, टिन बर्जन, टिन बर्जन, टिन बर्जन के साथ, टिन बर्जन के साथ किसको दिया गया? टिन बर्जन के साथ रेगनर फिश को दिया गया। टिन बर्जन के साथ रेगनर फिश को दिया गया। रेगनर फिश को दिया गया। ध्यान रखिए, जितने भी छोटे छोटे समस्या हैं अर्थव्यवस्था में वो सब माइक्रो में आएगा। आज जितनी बड़ी समस्या, बड़ी देश की बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी, गरीबी दूर करना, ये देश की बड़ी समस्या है। तो ये किस में आ जाएगा? मैक्रो में। तो जितनी छोटी समस्या, एक ही लाइन में समझ लो, जितनी छोटी समस्या उसका संबंध माइक्रो से, और जितनी बड़ी समस्या उसका संबंध, और जिसका निराकरण करने में उसका अंत नहीं हो सकता। बेरोजगारी का खात्मा विश्व के किसी देश ने नहीं किया। अमेरिका में भी गरीबी है और अमेरिका में भी बेरोजगारी है, लेकिन हमारी तुलना में हमारा चूंकि प्रति व्यक्ति आय क्या है कि 1 लाख रुपया यदि कोई मासिक कमा रहा हो तो उसके चेहरे पे हंसी नहीं होती है। वो जल्दी तुमको टोकना नहीं चाहेगा। टोकेगा कैसे? छोटा हो जाएगा। हम 1 लाख रुपया मासिक कमा रहे हैं, हम ऑफिसर हैं, हम अधिकारी हैं, बड़े पद पर है, हम क्यों टोकेंगे ऐसे निकृष्ट मानव को? ठीक है कि नहीं? अपना चारदीवारी ऊंचा कर लेगा, लोगों से उसको भय लगेगा, मानव होके मानव से नफरत करेगा, और बाहर में लिखा रहेगा कुत्ते से सावधान। बाहर का आदमी, मेरे टाइप का आदमी जो कभी हृदय का है, वो देखेगा कुत्ते से सावधान, भीतर कुत्ते रहते हैं। लिखा रहेगा कई जगह पे, आप देखिएगा कि आप लोग यदि अपने घर के बाहर में ये लगाए हुए हैं तो तत्क्षण उतार दीजिए, क्योंकि मेरे स्तर टाइप का जो आदमी होता है वो इसका अर्थ यह निकालेगा कि भीतर कुत्ते रहते हैं, कुत्ते से सावधान। आशा है समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसलिए कभी भी बड़ा आदमी बनना, चारदीवारी ऊंचा मत करना। ठीक है कि नहीं? और साथ में चारदीवारी यदि खुदा न खास्ता ऊंचा चोर ओढ़ के डर से कर भी लिए तो ये कभी मत लिखना कि कुत्ते से सावधान, भीतर कुत्ते रहते हैं। आता है, समझ गए होगे? मूल बिंदु पे आ जाइए। तो बड़ी समस्या, मैंने अभी कहा कि हम लोग क्या 1 लाख रुपया कमाने वाला अमीर है, अमेरिका में 1 लाख रुपया कमाने वाला गरीब है, क्योंकि रिलेटिव
आप आगे अभी अब तो अगले दिन से गरीबी बेरोजगारी योजना, कृषि उद्योग, यही सब चैप्टर बाकी है, तो उसमें बताएंगे भी कि एक गरीबी के दो प्रकार होते हैं। एक होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष गरीबी होता है कि जब आपकी बुनियादी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। बुनियादी आवश्यकता तुम्हारी क्या है? रोटी, कपड़ा। मेरी ओर देखो अमित जी, हम भी कम स्मार्ट नहीं है। अभी ना जूता छत्ता गोगल्स नहीं लगा है, अभी स्विट्जरलैंड जाएंगे तो गोगल्स लगाएंगे, जूता छत्ता पहनेंगे, ठीक है, तो फिर फोटो देखते रह जाओगे। अच्छा एक्टिव बात, मारा मस्का देखो, ठीक है, दिल से करो, मैं समझ रहा हूं तुम जो भी बात कहते हो दिल से ही कहते हो। और ये दिल से बात हम ही को कहना, किसी दूसरे को कह दोगे तो जूता खाने की पूरी संभावना है। हमको कह दिए, मैंने बर्दाश्त किया, तुमको धन्यवाद कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, इसलिए ना कहे कि मेरी ओर देखो, तुम किसी और को देखोगे तो मुश्किल होगी। आशा है समझ रहे होगे। हाँ, तुमको 2-4 बार पहले भी अल्टीमेटम दिए हुए हैं, लेकिन तुम समझता नहीं, आदत से मजबूर है, ठीक है। मूल में आ जाओ। हाँ, आगे बैठा हुआ है, देख रहा है। अब किसको देख रहा है? कुर्सी को देख रहा है कि कुर्सी का नीचे में गिलास रखा हुआ है उसको देख रहा है? क्या देख रहा है ये तो यही बताएगा। खैर चलो, कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी भावनाएं पवित्र होती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसकी भावनाएं क्या है? पवित्र है। मूल में आ जाइए। तुम बहुत चतुर है, ठीक है कि नहीं। हम हमेशा कहते हैं बच्ची सबको कि तुम किसी से मत डरो, लेकिन जो चमुंडधारी रहे उससे हमेशा भयक्रांत रहो। इसलिए इस बच्चा से थोड़ा सा डरो, क्योंकि ये सुबह सुबह 4 बार लगाता है। मूल में आ जाइए। चलो आगे लिखो, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे जी। हाँ, बेसिक नीड्स। तो बेसिक नीड्स में क्या आता है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स है। तो इसको हम लोग कहेंगे निरपेक्ष गरीबी। जिसको ये पूर्ति हो रहा है, अब तो निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा चेंज हो गई। अब तो एमपीआई का कॉन्सेप्ट आ गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और जिसमें 10 तत्व प्राप्त करना है। बिजली मिल रही है, वो भी यदि नहीं मिल रही है तो गरीबी रेखा के नीचे। टाइल्स नहीं लगा हुआ है तो गरीबी रेखा के नीचे। शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है तो गरीबी रेखा के नीचे। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो गरीबी रेखा के नीचे। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर अधिक है तो गरीबी रेखा के नीचे। मतलब 10 इंडेक्स है जो आगे चल के पढ़ाएंगे। यहां पर फिलहाल समझ लेना है कि निरपेक्ष गरीबी का अर्थ है कि जब व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता, बुनियादी आवश्यकता, बेसिक नीड्स की पूर्ति नहीं हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अंग्रेजी में एक वर्ड है एब्सोल्यूट, हिंदी में कहते हैं उसको निरपेक्ष। और गरीबी का दूसरा टाइप है सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव गरीबी। और हर व्यक्ति, हर देश में, हर क्षेत्र में, हर परिवार में भी क्या है? एक दूसरे की तुलना में गरीब है। इसकी तुलना में ये गरीब है, इसकी तुलना में वो गरीब है, उसकी तुलना में वो गरीब है। और यही स्थिति देश में भी है, देश के बाहर भी है। अमेरिका की तुलना में भारत के नागरिक क्या है? गरीब है, ठीक है कि नहीं। हमारे यहां भी बताया ना कि 1 लाख रुपया कमाने वाला मुंह टेढ़ा करके चलता है, ठीक है कि नहीं। और अमेरिका में 1 लाख रुपया का कोई वैल्यू ही नहीं है। आता है, समझ गए होगे। तो ये गरीबी की अवधारणा है प्रिया। फिलहाल तो हम लोग थे रेगनर फ्रीस, माइक्रो मैक्रो, हम लोग थे 3 वर्जन के साथ। उसको पहला नोबेल अर्थशास्त्र का पुरस्कार जब स्वीडिश बैंक का 300वीं वर्षगांठ मनाया गया, तब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हमने नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया। शुरुआत में हम नहीं दिए, 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, हम उस समय नहीं दिए। लेकिन जब स्वीडिश बैंक का 300वीं वर्षगांठ पूरा हुआ तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हमने नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया। हमने हमारे देश के कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक अमर्त्य सेन को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, भारत रत्न के साथ साथ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जहां समय मौका मिलेगा तो तुम्हें बताऊंगा अमर्त्य सेन के क्या पंडित, क्या बात है। है ना कि मेरे रहते बात मत करो किसी से, और वो भी काना फूसी तो कतई मत करो, ठीक है कि नहीं। नहीं, तुमको नहीं, तुम ही एक तो पंडित है। पंडित यहां सब है, जो पढ़ता है वो सब पंडित है। ये नहीं कि जो टोपाधारी लगाता है वो पंडित है, ठीक है। मूल में आ जाओ। तो जैसा कि मैंने कहा कि बूस्टर फैक्ट में ये सब बेसिक बूस्टर फैक्ट है जिसको आपको याद करके रखना है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं जब आया था
तो एक पेपरलेस बजट की अवधारणा बताया था तथ्य के दृष्टि से। तो लिख लेंगे, भारत में पहली बार पेपरलेस बजट 2021-22 में 2021-22 में 2021-22 में 2021-22 में शुरू किए गए। 2021-22 में शुरू किए गए। बस 2021-22 में शुरू किए गए। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी इकोनॉमिक्स की आज की यह कक्षा समाप्त होती है। और मैंने आपसे कहा था कि बिना ब्रेक दिए हुए हम आरंभ करेंगे करंट और मिसलेनियस को। तो निकालेंगे